Hello students and welcome to Business Studies class. Today I am going to tell you some of the case studies of chapter first, that is nature and significance of management. As I had already mentioned before that most of your paper will come from case studies. There will be direct questions, but you will find that case studies are there in your exams. So no need to get worried. If your concepts are clear, then only you will be able to do your case studies. Okay, so let me start. हमने चैप्टर फर्स्ट में जो था नेचर पढ़ा था, सिग्निफिकेंस थे मैनेजमेंट के वो पढ़े थे. उसमें हमने मीनिंग देखी थी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, लिमिटेशंस देखी थी, कुछ फंक्शंस देखे थे. 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके मैनेजमेंट के, वो मैंने आपको बताए थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. उसके बाद हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है. आफ्टर दैट हमने कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके ऊपर भी बात की थी. तो आज जो है मैं आपको कुछ केस स्टडीज़ बता रही हूँ चैप्टर फर्स्ट की. आपका अगर जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर है तभी आप जो है केस स्टडीज़ अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप केस स्टडीज़ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो पहली जो केस स्टडी है वो है स्मार्ट इंडस्ट्रीज इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. However, to achieve the target on time, additional 40,000 were paid as overtime wages to employees. Do you think Smart Industries is effective and efficient in its working? हमने ये वाला टॉपिक किया था एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वाला, जिसमें हमने ये देखा था कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है और एक ऑर्गेनाइजेशन तभी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हो सकती है जब ये दोनों ही उस ऑर्गेनाइजेशन में हों. ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक टारगेट था इंडस्ट्री का कि 5000 यूनिट्स जो है उन्हें प्रोड्यूस करनी है, तो उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया, पर उनको एडिशनल कॉस्ट थी वो 40,000 लगी है. एडिशनल कॉस्ट कहाँ लगी उनकी 40,000? उन्होंने जो एम्प्लॉयज़ को ना ओवर टाइम पे करने के पैसे दिए. अब ओवर टाइम पे करने का कब दिया होगा? जब उनके पास टाइम नहीं बचा होगा, तभी उन्होंने अपने वर्कर्स को बोला होगा कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम करिए. तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इंडस्ट्री इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट है या नहीं. तो इसका आंसर ये होगा कि इफ़ेक्टिव तो है. हाँ, उसने टारगेट अचीव कर लिया. हमने क्या पढ़ा था, इफ़ेक्टिव मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपने टारगेट जो है, जो आपका गोल है वो आपने अचीव कर लिया. ठीक है, वहीं पे ये ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट नहीं है. क्यों? क्योंकि एफिशिएंट का मतलब होता है कि आप अपना जो गोल है वो तो अचीव करो ही करो, साथ में विद अ मिनिमम कॉस्ट, मतलब आपकी कॉस्ट कम लगनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए. तो यहाँ पे ये मतलब होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफ़ेक्टिव तो है पर एफिशिएंट नहीं है. तो ऐसे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तभी आप जो है केस स्टडीज़ कर पाओगे. अगर आपको ये मीनिंग पता होगा कि इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट क्या होते हैं, तभी आप ये वाली केस स्टडीज़ अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, और जो ये आपका इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट है, ये मैंने आपको पहले ही फर्स्ट क्लास से बता दिया था कि ये वाला जो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं. Sachin determines the overall objectives and strategies for the organization. He also interacts with business environment to analyze its implications. Name the managerial level at which Sachin is working. State any 4 of his basic functions. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक सचिन है, सचिन नाम का एक पर्सन है. वो क्या करता है, वो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या गोल है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी काम करने की, वो डिटरमाइन करेगा. मतलब उसका काम क्या है सचिन का? ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करना प्लस ऑब्जेक्टिव्स बताना. और जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं, जो भी बाहर के बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है लोगों को बताना या उनको इम्प्लीमेंट करना. तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो सचिन है वो कौन से मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहा है. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 3 मैनेजमेंट के लेवल बताए थे कि हमारे पास जो होते हैं 3 मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं. पहला होता है हमारा टॉप मैनेजमेंट, दूसरा हमारा मिडिल मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज़ लोअर मैनेजमेंट. तो यहाँ पे सचिन कौन से लेवल के मैनेजमेंट पे काम कर रहा है? मैंने आपको बताया था कि जो लोग पॉलिसीज़ फॉर्म करते हैं, रूल्स बनाते हैं और
स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी, किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर वो काम करेगा, ये सारी चीज़ें जो फॉर्मुलेट करते हैं वो हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सचिन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। धीरज इज वर्किंग एज ऑपरेशंस मैनेजर इन टिफको लिमिटेड। नेम द मैनेजरियल लेवल एट विच ही इज वर्किंग। स्टेट एनी 4 functions he will perform as operations manager in his company। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक धीरज नाम का पर्सन है जो ऑपरेशन मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा है एक कंपनी के अंदर। तो ये बताओ कि वो कौन से लेवल के मैनेजर, मतलब कौन से लेवल के मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए, ऑपरेशन मैनेजर बोला है। ऑपरेशन मैनेजर मतलब जो वो मैनेजर जो काम करवा रहा है या जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा रहा है, ठीक है। तो ऑपरेशन मैनेजर है तो वो मिडिल में आएगा। तो ये जो है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आएगा। और आपने ये देखा होगा, मैंने ये यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट में लिया है, CBSE के एग्ज़ाम में आया था ये 2008 में, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी केस स्टडीज़ हैं, ये 1 लाइन केस स्टडीज़ जो हैं, ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकती हैं। वैसे अगर आपको पता हो कि 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जो अब आपके पेपर्स आएंगे उसमें आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। 80 मार्क्स की थ्योरी में आपका 20 मार्क्स का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 20 मार्क्स के में भी ये लोग ईजिली 1 मार्क्स के में ऐसी केस स्टडीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। कमल Khan and David are partners in a firm engaged in the distribution of dairy products in Madhya Pradesh. Kamal is a holder of Senior Secondary School Certificate from Central Board of Secondary Education with Business Studies as one of his elective subjects. Khan had done his post-graduation in Hindi literature and David in dairy farming. One day there was a serious discussion between Khan and David regarding the nature of management as a science. Khan argued that management was not a science, whereas David was of the opinion that management was a science. Kamal intervened and corrected both Khan and David about the nature of management as a science with the help of his knowledge of business studies. Explain how Kamal would have been able to satisfy both Khan and David. तो यहाँ पे 3 पर्सन हैं, ठीक है, कमल, खान एंड डेविड। तो जो खान और डेविड है उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है या नहीं। खान है वो बोलता है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस नहीं है, वहीं पे डेविड है वो बोलता है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है। तो कमल क्या करता है, कमल दोनों को करेक्ट करता है और मैनेजमेंट एज अ साइंस है या नहीं वो बताएगा। मैंने आपको टॉपिक कराया था मैनेजमेंट एज अ साइंस, जहाँ पे आपके 3 ऐसे रूल्स थे, ऐसे फंक्शंस थे जो दोनों साइंस में भी और आपके मैनेजमेंट में भी फॉलो हो रहे थे। पहला था आपका सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये आपका मैनेजमेंट में भी था और साइंस में भी था। सेकंड था आपका प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन एंड थर्ड वन वाज यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो ये जो तीनों पॉइंट्स थे ये आपके मैनेजमेंट में भी थे तो साइंस में भी थे। तो ये केस स्टडी भी आपकी CBSE के 2015 में आई हुई है। तो इन केस स्टडीज़ को एक सिंपल सा तरीका है, पहले आपको एक केस स्टडीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी, इसकी एक एक लाइन आपको समझनी पड़ेगी कि वो आपसे बोलना क्या चाह रहा है या उसने आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप किया है। अगर आपको यही नहीं पता कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो आप केस स्टडीज़ अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास कोई केस स्टडी है या आपने कहीं पेपर में कोई प्रीवियस पेपर में या फिर कहीं पे भी आपने कोई केस स्टडी देखी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि मैम हमें ये केस स्टडी जो है ये समझ में नहीं आ रही, ये कैसे होगी। पर वो केस स्टडी उसी चैप्टर की होनी चाहिए जो चैप्टर मैं करवा रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने आज की क्लास में मैंने फर्स्ट चैप्टर की केस स्टडीज़ ली हैं, बाकी की मैं केस स्टडीज़ भी धीरे धीरे लूँगी। अगर मैं एक साथ ही अब तक के जितने भी चैप्टर्स मैंने कराए अगर मैं सबकी एक साथ केस स्टडी ले लूँगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। इन एक्स लिमिटेड द परचेज डिपार्टमेंट परचेज्ड 10 tons of raw material for the production department. However, the production department needed just 7 tons. Due to this reason, goods were overproduced and were not accepted by sales department. As a result, some goods remained unsold, which
aspect of management is lacking. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक कंपनी है जहाँ पे जो परचेज डिपार्टमेंट था उसने 10 टन के रॉ मटेरियल जो है परचेज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिए, ठीक है। पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को केवल 60 टन जो था वो रॉ मटेरियल चाहिए था, केवल 7 टन का, और परचेज डिपार्टमेंट ने कितना परचेज कर लिया, 10 टन, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, उन लोगों ने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस तो कर दिए अपने गुड्स, ठीक है, उन्होंने तो 10 टन के हिसाब से जो उनको रॉ मटेरियल मिला था उसके हिसाब से उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए, ओवर प्रोड्यूस कर दिए, और ओवर प्रोड्यूस करके उन्होंने क्या करा, सेल्स डिपार्टमेंट को वो गुड्स दे दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ गुड्स जो थे वो अनसोल्ड हुए। ऑब्वियसली जब डिमांड ही कितने की है, जब डिमांड ही 7 टन की है और आप वहाँ पे 10 टन के जो गुड्स है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कोई भी जो है वो परचेज नहीं करेगा, बाकी के आपके क्या रह जाएंगे, अनसोल्ड रह जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का जो लैक कर रहा है, यहाँ पे लैक कर रहा है कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट में। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा डिपार्टमेंट्स के बीच में तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो डिपार्टमेंट्स के बीच में तो काम जो है वो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, अनसोल्ड रह गए गुड्स, ठीक है, वो गुड्स तो क्या हो गए, वेस्ट हो गए। अभी डिमांड नहीं है उनकी, क्या पता इन फ्यूचर भी डिमांड ना हो। आप लोग मुझे पता है आप लोग मुझे यही क्वेश्चन करोगे कि मैम कोई बात नहीं ना, 3 टन ही तो रह गए हैं, वो बाद में सेल आउट हो जाएंगे। या मान लो कि बाद में जो है कोई दूसरी चीज़ या कोई दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और वो प्रोडक्ट जो है सेल आउट ही नहीं हुए, तो उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है, वो तो वेस्ट ही जाएंगे ना। तो यहाँ पे यही सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो लैक कर रहा है। अगर आपके पास, मैं वही सेम चीज़ बोलूँगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ही आप इस वाली चीज़ें कर पाओगे, ओके। तो आज की क्लास में जो है हमने कुछ केस स्टडीज़ देखी। नेक्स्ट क्लास में आई होप कि मैं, सेकंड चैप्टर वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी केस स्टडीज़ आपकी बनती है, और मोस्टली तो मैं कहूँगी कि आपको 2 से 3 केस स्टडीज़ आपके एग्जाम्स में उस चैप्टर से तो मिल ही जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर जो फ्योल्स और टेलर्स के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो केस स्टडीज़ जो है ईजिली उस पर से बन जाती है। तो नेक्स्ट जो मैं क्लास लेके आऊँगी, जब भी मेरी क्लास होगी इसकी, क्या नाम से, केस स्टडीज़ की, सेकंड चैप्टर की मैं केस स्टडीज़ लेके आऊँगी, प्लस जो आपका साथ चल रहा है सिलेबस, वो क्लासेस का वो चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।